नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। तो आज सूबे के है दूसरा मानसून सत्र का, लेकिन खास आज पहला अनुपूरक बजट का सूबे के लिए बेहद खास दिन है। दूसरा दिन है मानसून सत्र का, लेकिन खास किस लिहाज से, क्योंकि आज पहला अनुपूरक बजट पेश होगा। विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। राज्य सरकार 2021-22 का पहला अनुपूरक बजट पेश करने वाली है। करीबन 35 से 40 हजार करोड़ का ये अनुपूरक बजट हो सकता है। युवा कल्याण और कौशल विकास पर इसमें विशेष फोकस हो सकता है। साथ ही किसान और महिलाओं पर भी सरकार का ध्यान हो सकता है। प्रदेश सरकार की खास प्राथमिकताओं में अयोध्या, काशी के साथ ही गोरखपुर की विकास परियोजनाओं को भरपूर धनराशि मिलने की उम्मीद है। इस अनुपूरक बजट के माध्यम से सरकार का उद्देश्य अगले 6 महीने में प्रमुख योजनाओं का काम तेज गति से पूरा करने का होगा। आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर के बाद कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है, क्योंकि कल देर शाम तक जब बैठक चली थी उसमें मंथन हुआ था अनुपूरक बजट के विषय, अलग अलग पहलुओं को लेकर के कुछ चीजें विभागवार फाइनल नहीं हो पा रही थी, जिन पर आज सहमति बनेगी। तो अब से थोड़ी देर बाद बैठक शुरू हो जाएगी। उस बैठक में तमाम चीजें जो प्रस्तावित होंगी वो पारित हो जाएंगी, मंजूरी उनको मिल जाएगी। उसके बाद अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखा जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ में ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हैं। संजीव कपासिया हमारे साथ में मौजूद हैं, साथ में अनूप मौजूद हैं। रुक करते हैं सबसे पहले संजीव कपासिया का। संजीव, क्या कुछ अपडेट है? अब से थोड़ी देर में मीटिंग होने की बात कही जा रही है, कितनी देर में वो मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी? और सबसे बड़ी बात यह कि कल देर शाम तक भी मीटिंग चली थी, लेकिन कुछ विभागवार ऐसे फैसले थे जो कि अटके हुए थे, कुछ फैसलों को मंजूरी नहीं मिली थी, जिनका इंतजार आज है। पूजा, देखिए, चुनावी बजट है, सप्लीमेंट्री, और मैं दिखा दूं कि ये लोक भवन है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कार्यालय। यहाँ पर योगी की अध्यक्षता में एक कैबिनेट की बैठक चल रही है, जिसमें सप्लीमेंट्री बजट का जो प्रारूप है उसको पास कराया जाएगा। आपसे कुछ देर बाद यानी 11 बजे मानसून सत्र की शुरुआत होगी और लगभग 12 बजे के आसपास 40,000 करोड़ का सप्लीमेंट्री बजट पटल पर रखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश में तमाम जो विकास योजनाएं हैं उनको कैसे पूरा किया जाए, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो हाईवेज है उनको कैसे बढ़ाया जाए, उत्तर प्रदेश को पर्यटन की दृष्टि से कैसे विकसित किया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी का फोकस रहता है। और पूरी तरीके से आज जब ये सप्लीमेंट्री बजट पटल पर रखा जाएगा, पूरी तरीके से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास, उत्तर प्रदेश के विकास को गति कैसे मिले, उत्तर प्रदेश के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान कैसे आए, इस बात को लेकर योगी सरकार का फोकस है। ये तो तमाम ऊपरी बातें हो गई संजीव, लेकिन कल कौन से ऐसे बिंदु थे जिन पर सहमति बन गई थी और कौन से ऐसे बिंदु हैं जिन पर अभी भी सहमति बनना बाकी है, जिसके लिए आज बैठक बुलाई गई है? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात कल की बैठक को लेकर किसानों को लेकर हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हुई है कि उत्तर प्रदेश के विकास में कैसे किसान अपनी भूमिका अदा करे, कैसे उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों के लिए काम करे। क्योंकि पिछले 9 महीने से लगातार किसान कृषि बिल 2020 के विरोध में आंदोलन कर रहा है। पूजा, तो कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो आंतरिक रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को मिली थी वो कहीं ना कहीं अनुकूल नहीं थी, इसको लेकर बात हुई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में पर्यटन को कैसे बढ़ावा दिया जाए, काशी, मथुरा, अयोध्या, प्रयागराज और तमाम जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर हो, चाहे फिर हस्तिनापुर, उनको कैसे डेवलप किया जाए, इस सब को लेकर बात हुई है। इसके अलावा कई विभागों को लेकर, जैसे कृषि विभाग है, पशुपालन है, इसके अलावा जो बिजली आपूर्ति है, तमाम चीजों को लेकर बात हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो 12 बजे पटल पर सप्लीमेंट्री बजट की कॉपी रखी जाएगी, उसमें उत्तर प्रदेश की जनता के लिए क्या है योगी के पिटारे में, ये देखने वाली बात होगी। अनूप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनूप, क्या कुछ हलचल महसूस कर पा रहे हैं? क्योंकि कल तमाम विपक्षियों ने बहुत ज्यादा हंगामा किया था, तो आज कैसे हालात हैं? देखिए पूजा, आज सुबह होते ही जब विधानसभा सत्र से पहले कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है रोजगार लल्लू, प्रदेश प्रतिपक्ष जो विधानमंडल रहे राधना मिश्रा मोना और दीपक सेनल्सी विधान परिषद के विधानमंडल है। अभी आपको तो चीजें दिखाएंगे। पूजा, ये मुख्य द्वार है जहाँ से विधायकों की एंट्री होती है। यहाँ लगातार चेकिंग की जा रही ताकि कोई अनावश्यक चीज विधानसभा के अंदर में जाने पावे। लगातार चेकिंग के बाद, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले
जिस तरीके से यहाँ पर जो कांग्रेस के जो एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था तमाम विधायकों के साथ गए और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा था और जो किसानों के पक्ष में और महंगाई के खिलाफ नारे लगा रहा था। विधायक जी के लगातार यहाँ पर चेकिंग हो रही ताकि कोई अनावश्यक चीज न जाए। समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं और बात करना चाहते हैं, इससे बात करने की कोशिश करेंगे कि राजेश जी क्या कुछ राजेश जी किस तरीके से आप अंदर जा रहे हैं, चेकिंग चल रही है और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, जिसको लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है, इसलिए लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करना चाहते हैं। हम विपक्ष के नेता हैं, समाजवादी पार्टी का दायित्व है कि सरकार के हर गलत काम का मजबूती के साथ विरोध करें, संवैधानिक तुझे अधिकार दिया जाए और हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जाए। ये पूजा जी राजेश यादव एमएलसी हैं समाजवादी पार्टी के, जो कि कह रहे हैं कि हम विपक्ष के लोग हैं, सरकार की हर नीतियों का उसका विरोध करेंगे जो जनता के हित में नहीं है। पूजा से जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो अहम तस्वीरें आपने देखी विधानसभा के बाहर से कि क्या कुछ इस समय घटित हो रहा है और अब से थोड़ी देर बाद बैठक शुरू हो जाएगी। ये बैठक बेहद अहम, सबकी नजरें इस बैठक पर टिकी हुई हैं क्योंकि इसी बैठक में तमाम वो प्रस्ताव जिन पर कल मंथन नहीं हो सका था, जिन पर मंजूरी नहीं मिल सकी थी, आज मंजूरी मिल जाएगी, जिसमें यह कहा जा रहा है कि भर्तियों से संबंधित विशेष फोकस रहने वाला है। पिछले दिनों सूबे के अंदर जिस तरीके से पारदर्शिता के साथ भर्तियों पर प्रश्न चिन्ह लगे हैं और तमाम आंदोलन भी होते रहे हैं, तो ऐसे में सरकार का भी विशेष फोकस रहेगा कि रोजगार की दिशा में भी काम किया जाए और युवाओं को संतुष्ट किया जाए। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपुर के बहुचर्चित बिकरू कांड के संबंध में गठित जांच आयोग की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने का फैसला ले लिया है। ये निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में देर शाम लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश डॉक्टर बीएस चौहान की अध्यक्षता में गठित आयोग की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखे जाने की मंजूरी मिल चुकी है। कानपुर के बिकरू गांव में कुख्यात विकास दुबे और उसके साथियों ने पिछले साल 2 जुलाई की रात सीओ समेत 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया था। इस जघन्य घटना के बाद पुलिस ने विकास दुबे और उसके साथियों को मुठभेड़ में मार गिराया था, जिसके बाद आयोग की रिपोर्ट कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 19 और 1952 की धारा 3 की उपधारा 4 के अधीन सदन के पटल पर रखी जाएगी। अब ये बात समझनी पड़ेगी कि आखिरकार इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि विकास दुबे ऐसा मामला है जिस पर सरकार लगातार घिरती रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मानसून सत्र को लेकर बीजेपी पर तंज कसा। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि ये आरोप निराधार है कि माननीय सदन में निद्रा में लीन थे। सच तो यह है कि वो इस चिंतन में लीन थे कि उनके समय में प्रदेश की जो दुर्दशा हुई है और उसके कारण जनता में जो असीमित आक्रोश है उसका सामना कैसे किया जाए और अगले चुनाव में प्रत्याशी कहां से लाए। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है सदन की कार्रवाई को लेकर के। तो ऐसे में लगातार निशाना साधा जा रहा है। केंद्र में बनाए गए मंत्रियों की प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर के आज केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल की यात्रा फिरोजाबाद से शुरू होगी, जिसका समापन मथुरा में होगा। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल अपनी यात्रा का आगाज प्रयागराज से करने वाली है। साथ ही केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्र के नेतृत्व में जन आशीर्वाद यात्रा बहराइच पहुंचने वाली है, जबकि केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी की यात्रा महाराजगंज में समाप्त होने वाली है। बीजेपी इस यात्रा के जरिए ग्राउंड लेवल पर लोगों को जोड़ने की कवायद तेज कर रही है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों तक अल्पसंख्यकों पर पकड़ बनाने के लिहाज से बीजेपी अब अल्पसंख्यक मोर्चा की टीम के तौर पर 44,000 दूत घर घर पहुंचाना चाहती है। ये कार्यकर्ता मुस्लिमों को मोदी सरकार की तमाम उपलब्धियों और योजनाओं को विस्तार से जानकारी देंगे। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी की पहली बैठक लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में हुई थी। प्रदेश में महामंत्री संगठन
सुनील बंसल ने मोर्चे पदाधिकारियों को विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने के संदेश के साथ ही अभियान की रूपरेखा भी तय कर ली है। बंसल ने कहा कि सबसे पहले पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करिए। अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश से लेकर बूथ तक के कार्यकर्ता अल्पसंख्यकों के घरों तक जाकर सरकार की उपलब्धियां गिनाएं, योजनाओं से रूबरू करवाएं। तो इस साल अयोध्या में आयोजित होने वाले दीपोत्सव में राज्य सरकार 7.5 लाख दिए जलाकर अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक करेगी। पिछले साल अयोध्या में 5.5 लाख दिए जलाए गए थे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। पर्यटन विभाग ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी। इसके लिए एजेंसियों से प्रस्ताव भी मांगे गए हैं। राज्य सरकार ने 2017 से अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत करी है। तब से लगातार सरकार तेल के दिए जलाने के अपने ही रिकॉर्ड को ब्रेक करती आई है। हर साल सरकार अलग अलग विभागों के समन्वय के साथ में दिए जलाती थी, लेकिन इस बार कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया गया। इस बार बाहरी एजेंसियों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। एजेंसियों को इससे पहले 3 दिनों तक ट्रायल करना होगा। इसमें 7,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स शामिल होंगे। हथियारों के बल पर अफगानिस्तान की सत्ता कब्जाने वाले तालिबान को लेकर प्रदेश में तरह-तरह के बयान सामने आने लगे हैं। सपा सांसद शफीकुर रहमान की ही तरह पीस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शादाब चौहान ने भी मंगलवार को विवादित बयान दिया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि तालिबान को शुभकामनाएं हैं कि उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता को हासिल कर लिया। पीस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शादाब चौहान ने अपने ट्वीट में कहा कि उम्मीद है कि वो अहकाम इलाही निजाम मुस्तफा का राज कायम करेंगे, जिसमें किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं होगा, सभी को न्याय मिलेगा। हम शांति और न्याय के पक्षधर हैं। इस ट्वीट के बाद शादाब इंटरनेट मीडिया पर लगातार ट्रोल होते रहे। हालांकि ट्रोल होने के बाद उन्होंने अपना ट्वीट जरूर डिलीट कर लिया। तालिबान के समर्थकों पर योगी सरकार ने सख्त रुख इख्तियार कर लिया है। संभल से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। संभल के सदर कोतवाली में डॉक्टर बर्क के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। आईपीसी की धारा 153 ए, 124 से और 295 ए के तहत बर्क के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संभल से हमारे संवाददाता सनी जुड़ चुके हैं। सनी, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बर्क ने पहले विवादित बयान दिया, फिर अपने ही बयान में फंस गए और अब मुकदमा। सनी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, सनी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से हमारी कोशिश होगी कि उनसे संपर्क हो सके, लेकिन फिलहाल शफीकुर रहमान ने जो बयान दिया था वो काफी ज्यादा विवादित था। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान माफ कीजिएगा, तालिबान ने अपने हिस्से की जो लड़ाई है उसको फतेह कर लिया है और अफगानिस्तान को स्वतंत्रता मिली है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में कांग्रेस पार्टी आज गांधी प्रतिमा से पैदल मार्च निकालकर विधानसभा पहुंच रही है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू रोजगार और किसानों के मुद्दे को लेकर पोस्टर बैनर लेकर विधानसभा का रुख कर रहे हैं। उसके साथ ही बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद हैं। साथ ही कांग्रेस विधान परिषद दल के नेता दीपक सिंह भी मौजूद हैं। मानसून सत्र चल रहा है, ऐसे में कांग्रेस विपक्षी दल लगातार प्रदर्शन कर रहा है और प्रदर्शन की एक छोटी सी झलक आपकी टीवी स्क्रीन पर। खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुख होगा देवभूमि का। हरिद्वार भाजपा का बड़ा सक्रिय चेहरे ने अब आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। आप कहेंगे खास क्या है? भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष नरेश शर्मा ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। वो हरिद्वार गढ़वाल ग्रामीण सीट से आम आदमी पार्टी का चेहरा तक हो सकते हैं। नरेश शर्मा पिछले काफी समय से हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट में सक्रिय रहे हैं, जबकि मेजर मनोज गर्ग हरिद्वार शहर विधानसभा में अपनी सक्रियता लगातार दर्ज कराते रहे। नरेश शर्मा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के नजदीकी रिश्तेदार हैं। ये खास है, ये ट्विस्ट है इस पूरे मामले में। मदन कौशिक के रिश्तेदार हैं नरेश शर्मा और इन्होंने आम आदमी पार्टी, जो कि इस समय सूबे के अंदर धुर विरोधी बनी हुई है, उसका दामन थाम लिया है। अब सबसे बड़ी बात यह कि इसका अपने आप में मायना क्या है? इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विकास हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। विकास, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? कितना फायदा, कितना नुकसान, किसको? बिल्कुल पूजा, आपको बता नरेश का भाजपा को छोड़ जाना एक बड़ा झटका है, क्योंकि चूंकि मदन कौशिक जो 4 बार विधायक हरिद्वार से रह चुके हैं और फिलहाल वर्तमान में जो है
प्रदेश अध्यक्ष भी है भाजपा, उनके काफी करीबी वो माने जाते हैं। लेकिन काफी समय से नरेश शर्मा जिस तरह से पार्टी में सेवा दे रहे थे, लगभग 20 साल से उनको कोई भी बड़ा पद भाजपा पार्टी में नहीं देगा, तो इसी चीज से वो आलाकमान से नाराज होकर उन्होंने कल देहरादून में केजरीवाल के साथ में जो है हाथ मिलाया, उन्होंने आप पार्टी का दामन थामा है। और इसको लेकर जब जनता टीवी से खास बातचीत की, नरेश शर्मा का उनको साफ तौर पर यह कहना कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव में स्वामी रतीश्वरन को एक बड़ी टक्कर देंगे। उनका यह भी कहना है कि लगातार जनसंपर्क में है और युवा काफी उनके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको लेकर लगातार नरेश शर्मा का यही कहना है कि वो हरिद्वार ग्रामीण जिससे आपके टिकट के दावेदारी दे सकते हैं। और इस पर बात किया तो उनका साफ तौर कहना कि वो आपके लिए बड़ी ईमानदारी से काम करेंगे और आप अगर उनको ग्रामीण हरिद्वार ग्रामीण का चेहरा मानती है, उनको टिकट देती है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत भी दर्ज करेंगे। तो उसको लेकर साफ तौर पर यह कहना है कि अगर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को हरिद्वार ग्रामीण की जनता हरा सकती है, मात्र यतीश्वरन तो जो फिलहाल प्रदेश में मंत्री है, तो उनको भी हरिद्वार ग्रामीण की जनता हरा सकती है। उनका साफ तौर पर कहना कि जिस तरह से हरिद्वार ग्रामीण की जनता जिनको चाहेगी उसका जीत का सेहरा। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विकास, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो आपने देखा और समझा कितना फायदा कितना नुकसान होने वाला है। तो वहीं कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच हरिद्वार के कुंभ मेले में कोरोना टेस्टिंग में फर्जीवाड़े की जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गई। सचिव स्वास्थ्य अमित सिंह नेगी ने जांच रिपोर्ट प्राप्त होने की पुष्टि की। सूत्रों के मुताबिक अब जल्द ही शासन जांच रिपोर्ट के तथ्यों के आधार पर टेस्टिंग से जुड़े सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका तय करने वाला है। माना यह भी जा रहा है कि रिपोर्ट में गंभीर आरोप होने पर शासन कर्मचारियों पर निलंबन तक की कार्रवाई कर सकता है। तो आशीर्वाद यात्रा का भी दौर सूबे में इस समय देखने को मिल रहा है। फिलहाल यहां पर वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हम आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।